हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ 6 मार्कर पर। आपको इकोनॉमिक्स के 6 मार्कर किस प्रकार से लिखने चाहिए, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा की नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी है। तो शीघ्र इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इंस्टा मोजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जा रही है। आप वहां जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे सारे नोट्स परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेबी की कार्य और संरचना पर। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। तो इस प्रकार से यह सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, साथ ही साथ भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई, लेकिन 1992 में एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है। इसके पश्चात संरचना के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसके अंतर्गत एक होता है सबसे पहले केंद्रीय मामलों के ऐसे 2 व्यक्ति जो वित्त व कानून के विशेषज्ञ हों। तो 2 यह व्यक्ति हो जाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के 2 नामित अन्य सदस्य। तो सबसे पहले जो 5 सदस्य होंगे उनमें से 2 व्यक्ति जो होंगे वह वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित होंगे। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि होगा। तो 3 हो गए यहाँ पर, और 2 जो सदस्य होंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से इसकी संरचना के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य सेबी के अंतर्गत संरचना में शामिल किए जाते हैं। अब सेबी के कार्य कौन कौन से हैं? तो सेबी के कार्यों के अंतर्गत हम देखें तो शेयर बाजारों एवं प्रतिभूति बाजारों पर नियमन, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण, उचित दामों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक लगाना और नियमित संगठनों को प्रोत्साहन देना, यह सेबी के प्रमुख कार्य हैं। इसके पश्चात कुछ अन्य कार्य भी हैं। शेयर बाजार को मान्यता देना, लघु निवेशकों से धोखाधड़ी के मामलों में जुर्माना करना, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और पोर्टफोलियो प्रबंधन करना आदि जो है वह सेबी के प्रमुख कार्य हैं। एक बार हम पुनः पुनः सेबी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जो सेबी है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, किंतु 1992 के एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके पश्चात सेबी के जो संरचना होती है उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों के अंतर्गत 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित होते हैं और जो वित्त एवं अर्थव्यवस्था के विधि एवं अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकार होते हैं, तो उन्हें शामिल किया जाता है। आरबीआई से संबंधित एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही 2 मनोनीत सदस्य इसके सदस्य के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके पश्चात सेबी के कौन कौन से कार्य हैं? तो सेबी के कार्यों के अंतर्गत शेयर बाजारों एवं प्रतिभूति बाजारों का नियमन करना, प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, उचित दामों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना और विनियमित संगठनों को प्रोत्साहन देना, यह सेबी के कार्य हैं। इसके साथ साथ ही शेयर बाजारों को मान्यता देना, लघु निवेशकों से धोखाधड़ी के मामलों में जुर्माना करना और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और पोर्टफोलियो प्रबंधन करना आदि जो है वह सेबी के प्रमुख कार्य हैं। इसके पश्चात हम कुछ 3 मार्कर पर चर्चा कर लेते हैं। 3 मार्कर के अंतर्गत हमारा जो पहला 3 मार्कर है वह है व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो व्यक्तिगत आय वह होती है जो देशवासियों को वास्तविक रूप में प्राप्त होती है, वह व्यक्तिगत आय कहलाती है। इससे आशय क्या है? तो परिवारों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय के योग से है। इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों को शामिल किया जाता है। सूत्र है इसका, देश की राष्ट्रीय आय
बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं व्यक्तिगत आय के संबंध में। तो यह वह आय है जो देशवासियों को वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। और जो व्यक्तिगत आय होती है वह परिवार द्वारा वास्तव में प्राप्त आय का जो योग होता है उसे हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों को शामिल किया जाता है। और जब हम देश की राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास का प्रारंभ 1990 में किया गया था। तात्पर्य क्या है इससे? तो लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा रखने की प्रक्रिया को हम मानव विकास कहते हैं। यह यूएनडीपी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके प्रमुख चरण के अंतर्गत शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में वृद्धि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मानव विकास क्या है? तो जो मानव विकास से संबंधित अवधारणा है उसका प्रारंभ 1990 में किया गया। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचे रखने की प्रक्रिया को मानव विकास कहा जाता है। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास को प्रारंभ किया गया और इसके चरण क्या हैं? तो शिक्षा, पर कैपिटल इनकम और जीवन स्तर में वृद्धि, ये तीन जो है ये मानव विकास के प्रमुख चरण हैं। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में आपको 5000 MCQs उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि 50 FLTs के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की लिंक दी गई है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर भी टेस्ट सीरीज से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स लेने के संबंध में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर हमारे नोट्स की आप डेमो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क करके डेमो PDF प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे नोट्स को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो की फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही उपलब्ध है। वहाँ पर आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। डेली क्विज का आयोजन भी हमारे चैनल पर किया जाता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो शीघ्र आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ निःशुल्क कंटेंट लगातार उपलब्ध कराया जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही और जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टामोजो की लिंक से परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर लिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज़ कीजिए और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। इसके पश्चात है आज का हमारा अगला 3 मार्कर भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक का प्रारंभ सबसे पहले 1920 में पंजाब में हुआ था। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में महत्वपूर्ण बैंक है ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह 15-20 वर्ष के लिए ऋण देते हैं। तो जो भूमि विकास बैंक है इनका प्रारंभ किया गया था 1920 में पंजाब में। ये कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में महत्वपूर्ण बैंक है। ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह 15 से 20 वर्ष के लिए ऋण देते हैं। तो यह जो है यह भूमि विकास बैंक है। इसके पश्चात आज का हमारा अगला 3 मार्कर है पूरा क्या है। तो पूरा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है दोस्तों। यह इकोनॉमिक्स के पेपर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह आपको सोशल में भी काम आ सकती है। तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी कभी इसको पढ़ सकें। तो प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विस इन रूरल एरियाज, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विस इन रूरल एरियाज।
तो ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए तथा संतुलित सामाजिक विकास प्राप्त करने की यह योजना है। इसका प्रारूप वर्ष 2003 या 4 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना का विकास इस प्रकार से किया जाता है ताकि जो ग्रामीण शहरी पलायन होता है उसे रोका जा सके। तो प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विस, मतलब जो शहरी क्षेत्र की सुविधाएं हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और शहरी और ग्रामीण अंतर को दूर करने के लिए तथा संतुलित सामाजिक विकास प्राप्त करने की यह एक प्रमुख योजना है। इसका प्रारूप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था और इसका प्रारंभ वर्ष 2003-4 में किया गया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह सेशन रहा। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ ही अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यथाशीघ्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसका वीडियो उपलब्ध कराकर आपकी समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।